नमस्ते दोस्तों। वेलकम है आपका एट स्लैश में। तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इफेल्स के। हमने ऑलरेडी एक वीडियो में इफेल्स पढ़ा है कि इफेल्स होता क्या है, कैसे काम करता है। अब हम जो नेक्स्ट सॉल्व करने वाले हैं उसमें हम ये समझेंगे कि इफेल्स किन जगहों पे किस तरीके से यूज होता है। तो मैंने क्या करा है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस की सीरीज डाली है, मतलब मैं अराउंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इफेल्स की एप्लीकेशंस क्या है और इफेल्स हमारे रियल लाइफ में यूज कैसे होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी जो है इस बार में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द मोबाइल नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज अ 10 डिजिट नंबर और नॉट। मतलब जैसे आपने सिंपल से देखा होगा ना, आप कभी भी जैसे आप ऑनलाइन कहीं पे फोन नंबर डाल रहे हैं या फिर अगर आप किसी ऐप में फोन नंबर डालते हैं, तो आपने आपने मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, आपने मोबाइल नंबर डाला 9 डिजिट का, तो हमने कभी देखा कि वहां पे लिखा हुआ आ जाता है कि इनवैलिड नंबर, या फिर कलर चेंज हो जाता है रेड में, फिर वो एरर देने लग जाता है। तो वो चीज चल कैसे रही है, उसमें एक सिंपल से छोटा सा कोड लगता है। क्या वो ना ये चेक करता है कि जो आपका मोबाइल नंबर जो आपने एंटर करा है, क्या वो 10 डिजिट का है। ये चीज चेक करता है। ठीक है, तो हम वही चीज चेक करेंगे। सिंपली कुछ भी नहीं करना है इसमें हम लोग को। हमारे पास मोबाइल नंबर आ रहा है। ठीक है, पहले बात तो मोबाइल नंबर इनपुट में ले लेते हैं। तो मोबाइल नंबर आपका आएगा इंटीजर में, इनपुट, एंटर। अब हमने मोबाइल नंबर तो एंटर कर दिया। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट का है या नहीं। तो पाइथन में ना एक तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए ये ना हमारे पास इंटीजर है। तो इंटीजर फॉर्मेट में दिक्कत क्या होती है कि इंटीजर का जो नंबर है ना, वो पूरा का पूरा एक नंबर काउंट होता है। ठीक है, हम इंडिविजुअल डिजिट्स पे नहीं जा सकते। लेकिन अगर मैं इस पूरे के पूरे इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, तो स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, आपके कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल करेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स हमारे केस में। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एस मॉब इज इक्वल टू, कुछ भी आप वेरिएबल बना सकते हो, वो तो आपकी चॉइस है, स्ट्रिंग ऑफ मॉब। तब क्या हुआ कि एस मॉब जो है ना वो आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली, हमने क्या करा, लेंथ निकालनी है तो हमने ये कर दिया, लेन ऑफ एस मॉब। तो अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एल एस मॉब, मैं चला के दिखा रहा हूँ एक बार आपको। मैंने नंबर डाल दिया, मान लीजिए 741852867। तो ये 10 दे देगा कि इसके अंदर 10 डिजिट है। अगर मैं एक छोटा नंबर देता हूँ 741 बस, तो ये 3 डिजिट का दे देगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, हम चेक करेंगे कि जो नंबर वो एंटर कर रहा है वो 10 डिजिट का है या नहीं। तो हम लिखेंगे इफ एल एस मॉब की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है ना। तो अगर एल एस मॉब की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो वो हम कर देंगे प्रिंट, वैलिड कर देते हैं, एल्स प्रिंट इनवैलिड कर देते हैं। ये वाली चीज को भी हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं चाहे तो, इसी के आगे। ठीक है, हमने ये चीज देखी थी कि अगर एक ही काम हो रहा होता है हम उसके आगे लिख सकते हैं। तो मैं नंबर लिखूंगा 741852963 0। तो ये बोल देगा वैलिड नंबर है। मैंने दिया 741852963। अब देखिए मैंने यहाँ पे ना 9 डिजिट का नंबर दिया है, तो जैसे करूंगा तो ये बोल देगा इनवैलिड। सिंपल सा, आपको समझ में आएगा, सिंपल सा कोड है कि एक छोटी सी चीज हमें चेक करनी थी कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए ना कि आप बोलोगे यार ये क्यों चेक क्यों कर रहे हैं हम लोग फालतू में। ठीक है, अब देखिए कि मान लीजिए मैंने नंबर इनपुट में ले लिया, मैंने चेक नहीं करा। ठीक है, मान लो एक कोई भी कंपनी का आप ऐप ले लो, अमेजोन का ऐप है या जोमेटो का ऐप है, जहाँ पे फोन नंबर की रिक्वायरमेंट, पेटीएम ले लो, पेटीएम में फोन नंबर की रिक्वायरमेंट हमें होती ही होती है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपने नंबर डाल दिया 9 डिजिट का, ठीक है, अब आपका जो पेटीएम के सर्वर्स है या जोमेटो के सर्वर्स है वो क्या कर रहे हैं कि उस पे आपके एक ओटीपी भेज रहे हैं। अब ओटीपी जा ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि नंबर ही गलत है। तो इसलिए हम ना क्या करते हैं कि फोन नंबर को बैक एंड पे नहीं भेजते, हम फ्रंट एंड पे ही चेक करा लेते हैं कि भाई एक बार देख ले कि नंबर एटलीस्ट 10 डिजिट का तो होना चाहिए। ठीक है, पुराने केसेस में ना क्या होता है, मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड करवाता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। हम क्वेश्चन में ना एक चीज और ऐड करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ क्या, ऑल्सो चेक इफ द नंबर इज
स्टार्टिंग फ्रॉम 9 और नॉट। आजकल तो आपने देखा होगा कि नंबर जो है किसी भी डिजिट से स्टार्ट हो जाते हैं। 5 से भी देखा हुआ है मैंने, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी। 5 से नीचे तो नहीं देखा अभी तक हमने, लेकिन शायद हो सकता है नियर फ्यूचर में वो भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले के ज़माने में, आज से आप ले लीजिए करीब करीब आई थिंक 10 साल पहले ले लीजिए, 10 साल पहले तक क्या होता था कि आपके जो फोन नंबर्स होते थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ 9 से ही स्टार्ट होते थे। अगर 9 के अलावा किसी और डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब वो फोन नंबर गलत है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। मैं इसका कोड अलग से लिख रहा हूँ, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, हमने इतना कोड लिखा, मोबाइल नंबर ले लिया, हमने मोबाइल नंबर को टाइपकास्ट कर दिया स्ट्रिंग फॉर्मेट में। हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्यों टाइपकास्ट करा, कन्वर्ट करा, क्योंकि हमें हर एक नंबर जो का जो अलग अलग डिजिट चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, पहला डिजिट चाहिए, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट एफ एस मॉब लिख दूंगा मैं। एफ एस मॉब क्या होता है, आपका पहला डिजिट, मतलब आपका एस मॉब का जीरो इंडेक्स जो है वो आपका निकल के आ गया। अब जो एफ एस मॉब आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने 741 लिखा, तो एक सेकेंड यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ एस मॉब। तो मैंने अगर 741 लिखा तो यहाँ पे 7 दे देगा, लेकिन ये 7 जो दे रहा है ना, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे रहा है। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग का हर एक करेक्टर भी इंडिविजुअली स्ट्रिंग ही होता है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक चीज और कर देते हैं, क्या, इसको हम डाल देंगे इंटीजर में। हम पूरा नंबर इंटीजर में नहीं डाल रहे, हम सिर्फ पहला डिजिट जो हमने निकाला है ना, सिर्फ हम उसको इंटीजर में डाल रहे हैं। तो मैंने रन करा 741, तो ये हमें इंटीजर फॉर्मेट में दे देगा। अब बोलोगे यार मैंने चेक कैसे करा, मुझे कैसे पता। तो चेक करना हो ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, टाइप ऑफ एफ एस मॉब। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये इंटीजर में दे रहा है कि जो आपका एफ एस मॉब है वो इंटीजर में है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर इफ एफ एस मॉब इक्वल टू 9, 9 होना चाहिए डिजिट हमारा, तभी हम बोलेंगे प्रिंट वैलिड एल्स प्रिंट इनवैलिड। मैंने कोड रन करा, मैंने लिखा 741, तो ये बोल देगा इनवैलिड। मैंने बोला 941, तो ये बोल देगा वैलिड। तो इसमें चेक करा कि वो है कि नहीं, 9 से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, दोनों कोड को मर्ज कर देते हैं। मैंने इस वाले कोड को भी उठा लिया, इतने पार्ट को उठा लेते हैं, दोनों को मर्ज करेंगे, देखते हैं कैसे मर्ज होगा। एल एस मॉब में हमारी लेंथ आ रही है, इसको हम यहाँ डाल देते हैं ऐसे। अब मेरे को दो कंडीशन चेक करनी है सेम टाइम पे, कि एफ एस मॉब जो है वो 9 होना चाहिए, एंड जो आपका एल एस मॉब है वो 10 होना चाहिए। मतलब टोटल जो लेंथ होगी वो 10 होगी, और जो पहला डिजिट होगा वो आपका 9 होगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तभी वो हमें वैलिड देगा। मैंने बोला यार 9456, तो ये हमें इनवैलिड दे देगा, क्योंकि नंबर नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन लेंथ इसकी 10 नहीं है। ठीक है, मैंने बोला इसको, मैंने 10 डिजिट का नंबर दे दिया। ठीक है, इसकी लेंथ 10 है लेकिन 9 से स्टार्ट नहीं हो रहा। आप देखते हैं 963852741 0, यहाँ पे वैलिड देगा क्योंकि इसकी लेंथ भी 10 है और ये 9 से भी स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हम सिंपल काम करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके, एक्सेप्ट नंबर ऑफ यूनिट फ्रॉम यूजर। आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, किसके बेसिस पे आता है, नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे, कितने आप यूनिट महीने में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें ना ये कैलकुलेशन दे रखी है उसने कि यार पहले 100 यूनिट में तो, पहले 100 यूनिट तो फ्री है। आप समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले 100 यूनिट तो हमारे फ्री है, उस पर कोई पेमेंट देनी ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट 100 यूनिट है उन पे हम 5 रुपए पर यूनिट पे करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए, क्वेश्चन समझते हैं, कि अगर मैंने 120 रुपए, सॉरी 120 रुपए, 120 यूनिट खर्च करे महीने भर में, तो पहले 100 रुपए, पहले 100 यूनिट पे तो मुझे कुछ पैसे नहीं देने। जो आखिर के 20 बचेंगे ना, उस पे मैं 5 रुपए पर यूनिट के बेसिस में, मतलब 5 × 20, 100 रुपए का बिल मेरा बनेगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे तो बहुत काम हो रहा है, आपको पता ही है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब हम पहले तो यूनिट ले लेते हैं, सिंपल, ज़्यादा
दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं देना, सिंपल हम इनपुट ले लेते हैं। मैंने बोला यार कि भाई फटाफट मेरे को यूनिट दे दे, एंटर यूनिट्स स्पेंट, कितने खर्च करे वो दे दे। अब मैंने बोला कि यार अगर यूनिट्स की वैल्यू जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 100 है, मतलब 100 के अंदर अंदर है, 100 या 100 से छोटी है, तो कॉस्ट तो अमाउंट की वैल्यू जो है वो जीरो कर दे, अमाउंट जीरो होगा उस केस में। फिर मैंने बोला कि यार अगर यूनिट्स की वैल्यू जो है ना वो है आपके 100 से ज्यादा, एंड यूनिट्स की वैल्यू जो है वो आपके 200 से कम है, इक्वल टू लगाएंगे हम यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा समझते हैं, आइए बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को। इस केस में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हम बोलेंगे कि अमाउंट जो है ना वो कितना होगा, हमें पहले 100 यूनिट पे कुछ नहीं देना, ठीक है। तो हम करेंगे कि टोटल यूनिट्स जितने आए, टोटल यूनिट्स जितने आए माइनस 100, मतलब अगर मान लो 120 यूनिट आए तो 120 में से पहले 100 यूनिट पे तो पेमेंट करनी नहीं है, बाकी जो 20 बचे, 120 आए, यूनिट की वैल्यू 100 हुई, ये यूनिट्स नहीं होगा, यूनिट्स कर देते हैं इसको। तो अगर यूनिट्स 120 आए तो 120 माइनस 100, 20 बचा, तो 20 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, ठीक है। तो अमाउंट आपका आ गया। फिर हमने बोला कि यार अगर यूनिट्स जो है वो 200 से ज्यादा है, ठीक है, 200 से ज्यादा की बात हो रही है इसमें, तो उसमें 10 रुपये पर यूनिट देंगे हम। तो कैसे आएगा ये, हम बोलेंगे अमाउंट इज इक्वल टू, देखिए इसमें दो चीजें करनी पड़ेंगी हमें। जो आपके पहले 100 यूनिट है, आप देखिए मान लीजिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए कि मैंने 273 यूनिट्स खर्च करे, ठीक है। तो 273 में से पहले जो 100 यूनिट है, फिर 100 यूनिट है, और 73 यूनिट है, इस तरीके से आपको ब्रेकअप होगा। तो पहले 100 यूनिट पे तो आपको 0 रुपए देने हैं, इन वालों पे आपको कितने देने हैं, 100 × 5, 500 रुपये देना है, और बाकी जो 73 बचेंगे वो आपको 73 × 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार इसको, मतलब अगर 200 से ऊपर जा रहा है अमाउंट, इसका मतलब ये है कि हमें 500 रुपये तो देने ही देने हैं, ठीक है। और ऊपर जितना जाएगा अमाउंट, मतलब 200 से ऊपर जितना अमाउंट जाएगा उस पर हम कितना दे रहे होंगे, 10 रुपये पर यूनिट। तो ये तो बैठेगा ही बैठेगा इतना, प्लस हम क्या कर देंगे इसके अंदर 500, ठीक है, क्योंकि 5 रुपये यूनिट की बात हो रही है, इसलिए मैंने 500 फिक्स कर दिया कोड के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर एल्स तो आएगा नहीं, ठीक है, एल्स आप डाल सकते हो। एल्स में ये वाला केस आ जाएगा कि मान लो किसी ने गलती से नेगेटिव यूनिट डाल दिया, ठीक है, या कुछ भी कर दिया। इसमें हम लोग एक काम और करते हैं, यूनिट्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100, 0 से ज्यादा होना चाहिए और 100 से कम होना चाहिए। तो एल्स वाले केस में क्या आएगा, अगर किसी ने नेगेटिव नंबर डाल दिया कि यूनिट ही नेगेटिव है, तो उस केस में क्या दे देगा ये, मतलब फिर तो गलत हो गया ना, कोड ही गलत हो गया लॉजिकली। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अमाउंट की वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव यूनिट्स में तो कुछ पेमेंट होगी नहीं। या तो आप ये कर दो, या प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, इसको ऐसे कर देते हैं, अमाउंट, इसमें मल्टीपल लाइन ऐड करेंगे ना, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया अमाउंट की वैल्यू 0 कर दी, और हमने बोल दिया कि यार प्रिंट इनवैलिड इनपुट। और आप लास्ट में क्या करो, हमने अमाउंट की कैलकुलेशन कर लिया हर जगह पर, ठीक है, लेकिन हमने प्रिंट नहीं करा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में आकर ना इसको प्रिंट कर देंगे। एक बार चला के देखते हैं। मैंने बोला यार मेरे ना 120 यूनिट खर्च हुए, तो 120 यूनिट के कितने बने, 100 रुपये बने, 100 रुपये आ गए। मैंने बोला यार मेरे ना 273 यूनिट खर्च हुए, तो 273 के 1230 कैसे हुए, देख लेते हैं। 73 × 10 कितना आ गया आपका, 730, प्लस आपके 500 तो पेमेंट करनी करनी है, तो 0 3 7 5 12, तो आपका 1230 यूनिट आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया।
ठीक है। तो आप ना देखिए, ध्यान रखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना इतना मत सोचिए कि यार यार इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, मैं कैसे करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। आप सिंपल सा क्वेश्चन में देखिए स्टेप बाय स्टेप कि वो क्या मांग रहा है, हमारे पास क्या चीज है, क्या नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना आप जितने भी इनपुट लेने हैं वो इनपुट लेके बैठ जाओ कि भाई चलो एक काम तो कंप्लीट हुआ। पहली स्टेप रख ली। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है पता है? पहली स्टेप रखने में। जहाँ पे आपने पहला कदम स्टार्ट कर दिया ना, फिर तो आप चलते जाओगे स्टेप बाय स्टेप। ये मत देखो कि यार अगले 10 स्टेप बाद मुझे क्या करना है। देखो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को इस जगह से आगे कहाँ जाना है, फिर वहां पहुंच जाओगे, वहां से आगे कहाँ जाना है, फिर वहां से आगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओगे आगे। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये पूरी चीज। ठीक है। इस तरह के मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप और क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है। इस और क्वेश्चंस की हम लोग जो है ना एक लिंक डालेंगे ये हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस के अलावा या इन क्वेश्चंस में भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आप अपने डाउट्स पोस्ट कर पाएंगे। ठीक है। एंड अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है, ठीक है, वीडियो में कोई सजेशंस है आपके एंड से, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए। वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।